गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हमारी पहली 3 क्लासेस हो चुकी हैं जो कि बायो के टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स थे उनको कवर किया है हमने। उनमें आज की क्लास बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। आज हम केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करेंगे और डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम के अंदर आज के टॉपिक्स में से क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम ही बता रहा है कि आज हम रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे और रासायनिक समीकरण के बारे में समझेंगे। तो इस पर सबसे जो पहला क्वेश्चन बनता है वो होता है रासायनिक समीकरण का संतुलन। एग्जाम के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलता है कि रासायनिक समीकरण का संतुलन कीजिए। संतुलन यानी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस, जैसा कि नाम इंडिकेट करता है, बैलेंस क्या होता है? आप देखते हो तराजू के 2 पलड़े होते हैं। वो बैलेंस कब होते हैं? जब तराजू के दोनों पलड़ों में राइट और लेफ़्ट में बराबर वेट हो तो वो दोनों बैलेंस होते हैं, यानी वो संतुलित माने जाते हैं। तो इसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं में भी संतुलन होता है। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा हुआ है, द्रव्य संरक्षण का नियम। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसी तरह से रासायनिक समीकरण के अंदर भी अभिकारक और उत्पाद दोनों के एटम्स बराबर होना अति आवश्यक है, तभी वो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित मानी जाती है। जैसे कि जिंक H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आप इसके अंदर देखिए, ये जो जिंक एलिमेंट है अभिकारक के अंदर और ये जो जिंक एलिमेंट है उत्पाद के अंदर, यानी रिएक्टेंट में जिंक के कितने एटम हैं? 1। और प्रोडक्ट के अंदर जिंक के कितने एटम हैं? 1। अब नेक्स्ट देखते हैं हम हाइड्रोजन के रिएक्टेंट के अंदर कितने एटम हैं? 2। और प्रोडक्ट के अंदर
हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2। इसी तरह से सल्फर का इसके अंदर रिएक्टेंट के अंदर 1 एटम है और यहाँ पर भी सल्फर का 1 एटम है, और ऑक्सीजन के 4 हैं और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4 हैं। तो इस तीर के दोनों तरफ यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर हमने इसके अंदर देखा है कि प्रत्येक एलिमेंट के दोनों तरफ एटम बराबर हैं, तो हम इसको बैलेंस्ड कहेंगे, संतुलित कहेंगे। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कोई ना कोई आपको केमिकल रिएक्शन दे दी जाएगी, केमिकल इक्वेशन दे दी जाएगी और उसको बैलेंस करना है। इसी तरह से आइए हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जब आयरन पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है, Fe। पानी के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 आयरन ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब इस अभिक्रिया को संतुलित करना है, इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हम जिस तरह से हमने ऊपर वाली अभिक्रिया के अंदर देखा है कि एटम्स की संख्या दोनों तरफ, रिएक्टेंट की तरफ भी और तीर के दूसरी तरफ जो प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, उसकी तरफ भी बराबर होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम आयरन को देखते हैं, Fe। यहां पर Fe के कितने एटम हैं? 1 एटम है, और प्रोडक्ट साइड में Fe के 3 एटम हैं। तो यहां पर भी 3 एटम जब हो जाएंगे तो ही ये दोनों तरफ बराबर हो पाएंगे। तो हम इसको अगर 3 से गुणा कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां पर भी 3 ही आयरन के एटम हो जाएंगे, और यहां पर भी 3 है। अब नेक्स्ट को देखते हैं हम। हाइड्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, यहां पर भी मामला फिट हो रहा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ऑक्सीजन। अब यहां पर ऑक्सीजन का 1 एटम है और यहां पर ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। तो यहां पर ऑक्सीजन के 4 एटम करने के लिए हमें इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा। ऑक्सीजन के 1 एटम को 4 से गुणा किया तो 4 ऑक्सीजन के एटम हो गए। अब 4 ऑक्सीजन के एटम हो गए, यहां पर भी 4 ऑक्सीजन के एटम हो गए। लेकिन जब इस 4 से गुणा किया तो ये इस एलिमेंट के साथ भी गुणा होगा। अब यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम थे और 4 से जब गुणा किया तो हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए? 8। और यहां पर हाइड्रोजन के हैं 2। तो फिर अगर हम इसको भी 4 से गुणा कर दें तो 4 दूनी 8। हाइड्रोजन के यहां पर भी 8, यहां पर भी 8। अब दोबारा से फिर से हम
चेक करेंगे, आयरन के 3, हाइड्रोजन के 8, ऑक्सीजन के 4, इस तरह से हम देखते हैं कि ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया है। यानी एरो के दोनों तरफ जो अभिकारक हैं, इस तरफ जो अभिकारक हैं अभिक्रिया कर रहे हैं, और जो उस तरफ उत्पाद है, दोनों तरफ सभी एलिमेंट्स के एटम बराबर हैं। तो इस तरह से ये रासायनिक समीकरण संतुलित माना जाएगा। आइए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए हम इसको थोड़ा सा और सिंपल करके आपको समझाते हैं। आइए इस रिएक्शन को हम थोड़ा सा और इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये आना ही चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अब हम और इजी वे से, बिल्कुल इजी वे से मैं आपको समीकरण को संतुलित करना बताऊंगा। देखो बेटा, ये ए बी प्लस सी डी ये अभिकारक हैं, यानी ये एलिमेंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। उसके बारे में हमें ये नहीं सोचना है कि कौन सा एलिमेंट है ये। और उत्पाद जो बनेगा, मान लीजिए कि ए सी के साथ बन जाता है और बी डी के साथ बन जाता है, मिल जाता है, और ये उत्पाद बनता है। अब ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो समीकरण है ये बैलेंस्ड है। एक एटम ए का यहाँ पर भी एक है, बी का यहाँ पर एटम एक है, यहाँ पर भी एक है, सी का यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, डी का यहाँ पर भी एक है, और यहाँ पर भी एक है। अब ये बैलेंस्ड है अपने आप में, जैसे कि पिछले स्लाइड के अंदर हमने बताया था जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल वाली अभिक्रिया के अंदर। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ए के 2 एटम हैं और बी के 3 एटम हैं, और यहाँ पर सी के 2 एटम हैं और डी के 3 एटम हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर ए के 2 एटम हैं और बी के भी 2 एटम हैं। अब इस समीकरण को संतुलित करने के लिए आप क्या करेंगे? थोड़ा सा दिमाग की एक्सरसाइज है। देखिए, पहले हम एक एलिमेंट को देखते हैं, ए को। ए के 2 एटम हैं, यहां पर ए के भी 2 एटम हैं, बराबर है। अब यहां पर नेक्स्ट कौन सा है इसके अंदर? सी। यहां पर सी का 1 है और यहां पर सी का 2 है। तो यहां पर सी के 2 एटम कब होंगे? जब हम इसको अगर 2 से गुणा कर दें तो यहां पर सी के 2 एटम हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ए के सी के 2 हो गए, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? इसकी 2 की गुणा तो इससे भी होगी,
तो यहाँ पर ए के 2 थे, 2 गुना 2 4, ए के 4 हो गए, और सी से गुणा हुई थी 2 की तो 2 हो गए। अब यहाँ पर ए के 4 हो जाते हैं और सी के 2 हो जाते हैं, तो फिर से ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए के 2 हैं। इसका मतलब यहाँ पर 2 से अगर गुणा करें तो फिर ए के 4 हो जाते हैं, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 दूनी 4 ए के, 2 दूनी 4 ए के, सी के 2 और यहाँ पर भी 2। अब ये मामला यहाँ पर फिट दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर बी के 3 थे, और जब इस 2 से मल्टीप्लाई किया गया, इसको गुणा किया गया, तो 2 तिया 6, बी के यहाँ पर 6 हो गए, और यहाँ पर बी के कितने हैं 2, तो 6 करने के लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 3 दूनी 6। अब बी के 2 तिया 6, बी के भी 6 हो गए, और ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि 3 यहाँ पर डी का 1 था, 3 से जब गुणा होगा तो यहाँ पर भी डी के 3 हो गए, और यहाँ पर भी डी के 3 हो गए हैं। दोबारा से फिर हम एक बार चेक कर लेंगे। ए के यहाँ पर एटम है 2 दूनी 4, यहाँ पर एटम है ए के 2 दूनी 4। बी के यहाँ पर एटम है 3 दूनी 6, यहाँ पर कितने हैं 3 दूनी 6। सी के यहाँ पर 2 है, सी के यहाँ पर भी 2 है, और डी के यहाँ पर 3 है, और डी के यहाँ पर 3 है। तो आप ये जो बाद में मल्टीप्लाई किया है, इसको हम थोड़ा सा अलग कलर से देख लेते हैं कि ये बाद में मल्टीप्लाई किया है। दोबारा से हम पहले वाले एग्जाम्पल को देखते हैं एक बार, थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए दिमाग के अंदर। आयरन की जो रिएक्शन थी जब पानी से होती है तो आयरन ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस। तो अब इस समीकरण को संतुलित करना है। दोबारा से हम देख लेते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए दिमाग के अंदर। जिस प्रोडक्ट के अंदर जिसके सबसे ज़्यादा एटम होते हैं उसको सबसे पहले देखने की कोशिश करनी है। अब इसके अंदर Fe के 3 हैं और यहाँ पर Fe का 1 एटम है, तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर Fe के 3 हो गए, यहाँ पर भी Fe के 3 हो गए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर H के हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन के देखते हैं तो ऑक्सीजन का 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 हैं। इसका मतलब अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो यहाँ पर 1 था, 4 एकम 4, ऑक्सीजन के 4 हो गए, और यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 हैं ऑलरेडी, तो ये बैलेंस हो जाता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि 4 की गुणा तो हाइड्रोजन से भी होगी, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 हैं, 4 दूनी 8 हो गए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं, तो इसको भी अगर हम 4 से गुणा कर दें, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन के भी 8 हो जाएंगे। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है बैलेंस्ड मानी जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो हम टॉपिक आपको करवाने जा रहे हैं, यूँ मान लीजिए कि वो एग्ज़ाम के लिए काजू बादाम है। एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर जो अभी आपको करवाने जा रहे हैं ये है, जिसकी सबसे ज़्यादा संभावना एग्ज़ाम के अंदर आने की होती है, और इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस।
रिडॉक्स अभिक्रियाएं। क्या है रिडॉक्स रिएक्शंस? दो वर्ड्स इसके अंदर आपको देखने को मिल रहे होंगे, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जिस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है उसको रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। अब ये ऑक्सीडेशन क्या होता है? हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा इसको टर्म को याद रखेंगे, उपचयन। उपचयन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वृद्धि। क्या? ऑक्सीजन की वृद्धि, ये ऑक्सीडेशन होता है, यानी उपचयन। इसका विपरीत क्या है? अपचयन, यानी ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन की हानि। ऑक्सीजन का ह्रास, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और ये क्या है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, आप ध्यान रखना, पजल नहीं होना है आपको। रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन करना आएगा, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। और अगर आपको वहाँ पर टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ में नहीं आई तो फिर आपका कंसेप्ट की तैयारी करना बेकार हो जाएगा। इसलिए आप इसको अच्छे से समझ के चले। खासकर मैं फिर से बता रहा हूँ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, टर्म्स के अंदर उपचयन और अपचयन, इसके अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। उपचयन क्या होता है? उपचयन किसका? ऑक्सीजन का। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इजी है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। और इसका जो ऑपोजिट है वो है रिडक्शन, रिड्यूस, लॉस, ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन चली गई, ये होता है रिडक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट बातें ये आप नोट करके रखेंगे। इसके अंदर आपको एक और ध्यान देने वाली बात है, वो क्या है? यहां पर हमने क्या देखा ऑक्सीडेशन के अंदर? ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास, हाइड्रोजन का लॉस, हाइड्रोजन की हानि। हाइड्रोजन की हानि या हाइड्रोजन का ह्रास, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और इसके विपरीत यहां पर ऑक्सीजन का ह्रास है यानी लॉस है, और यहां पर इसके विपरीत क्या है? गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की वृद्धि। बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए दिमाग के अंदर, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सारा गेम यहीं पर है। तो
रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिसके अंदर उपचयन और अपचयन होता है, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। दोज रिएक्शंस आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन को हमने अच्छे से देखा, रिडक्शन को हमने अच्छे से देखा। ऑक्सीडेशन को उपचयन और रिडक्शन को अपचयन, इसका विपरीत अपचयन, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि। ये क्या है? ऑक्सीजन का ह्रास। और इसका विपरीत अगर हाइड्रोजन का केस हम देखते हैं तो हाइड्रोजन का ह्रास, और इसमें जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है उसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की वृद्धि। आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और आइए हम एग्जाम्पल्स की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसके अंदर आपको ये पूछ लिया जाएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। देखिए, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन चला गया, यानी ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन चला गया यानी रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है ना, यहां पर ऑक्सीजन चला गया, कॉपर अकेला रह गया यहां पर। रिडक्शन हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपचयन बोलेंगे। और हाइड्रोजन H2O, हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके H2O बन जाता है, यानी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो यहां पर क्या डेफिनेशन कहती है हमारी? ऑक्सीजन की वृद्धि। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन यानी उपचयन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बस इतना ही समझना है कि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो यानी रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, उपचयन हो रहा है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए हम इसको एक और एग्जांपल लेकर के थोड़ा सा क्लैरिटी करते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनर की दृष्टि में हमेशा रहता है ये टॉपिक। जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक बनता है। अब इसके अंदर एग्जामिनर क्या पूछेगा? वो पूछेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। आपको यहाँ पर देखने वाली बातें देखते ही समझ में आ गई होंगी अब पिछले एग्जाम्पल को भी देख करके, और सामने आपके बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंस बताया गया है। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ह्रास होना मतलब रिडक्शन है, रिडक्शन मतलब अपचयन है हिंदी में। और यहाँ पर
कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन में वृद्धि हो गई है। तो ऑक्सीजन में वृद्धि यानी ऑक्सीडेशन, यानी उपचयन। तो इस तरह से बिल्कुल इजी लग रहा है। अब आपको, मुझे लगता है, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के अंदर नहीं आएगी और आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब तो वेरी वेरी इजी कंसेप्ट है, लेकिन अब भी इसके अंदर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पहलू जो यहाँ पर छुपा हुआ है, उसके बारे में भी हम एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। देखिए, इसको हम लिखा रहने देते हैं ताकि हम आपको रिलेट करवा सकें। मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीज क्लोराइड बनाता है, वाटर और क्लोरीन गैस। देखो बेटा, अब इसके अंदर आपको देखना है कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ये रिएक्शन हम साफ कर देते हैं ताकि पजलिंग ना हो। देखिए, वेरी सिंपल। इसके अंदर अगर हम देखें MnO2, यहां पर क्या था, मैग्नीज ऑक्साइड था, और यहां पर क्या बन रहा है, मैग्नीज क्लोराइड। इट मीन्स इसका ऑक्सीजन चला गया और ऑक्सीजन चला गया, उसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन का ह्रास यानी रिडक्शन, अपचयन। ये बात तो आपको यहां से समझ में आ गई, वेरी सिंपल। ये ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा था तो यहां से ऑक्सीजन चला गया इसका मैग्नीज का, और मैग्नीज क्लोराइड बन रहा है, तो ऑक्सीजन जाने से इसका रिडक्शन हो गया। अब यहां पर देखने वाला की पॉइंट है, यहां पर HCl हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है, इसका हाइड्रोजन यहां पर चला गया और यहां पर केवल क्लोरीन रह जाता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, वो टर्म कहां पर है जो हम यहां पर दिखाना चाहते हैं, हाइड्रोजन का ह्रास। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। देखिए, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास वो ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि वो रिडक्शन होता है। तो ये कंसेप्ट यहां पर काम आता है। हाइड्रोजन का जो ह्रास हुआ है, यहां पर हाइड्रोजन का ह्रास होने से क्या होगा, ऑक्सीडेशन यानी उपचयन। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर गलती नहीं करना है। अगर आ जाए तो बहुत ही सिंपल टर्म्स के अंदर आपको समझा दिया गया है। तो इन टर्म्स को आप एक दो बार रिवाइज करेंगे, लिख करके देखेंगे, और जो भी एग्जाम्पल्स और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स की अगर आप ट्राई करेंगे, तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक के अंदर, रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, चाहे वो 2 मार्क्स में आए, 3 में आए या 1 में आए, किसी में भी आए,
आपको नंबर का लॉस नहीं होने देना है। बड़ा ही प्यारा टॉपिक है और बहुत ही इजी है, केवल थोड़ा सा दिमाग पर जोर देना है। ये टेबल आपको दिमाग के अंदर रखनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने केमिस्ट्री की शुरुआत की है। जल्द ही हम फिजिक्स के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेंगे और अगर समय हमें अलाउ करता है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी टॉपिक्स को मैं लूँगा। तो इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे। आपका प्यार प्रेम मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक सब्सक्रिप्शन में, एक शेयर में कई बच्चों का भला हो सकता है। तो कृपया करके सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, शेयर ज़रूर करें। एक सब्सक्राइब और एक शेयर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये कंटेंट पहुंच पाए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और बच्चों के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। फाउंडेशनल होने के साथ साथ एडवांस लेवल की ओर भी हम जा रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, आपका प्यार प्रेम बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ कल मिलते हैं। धन्यवाद।